किस्मत लिखने वाले को भगवान कहते हैं और किस्मत बदलने वाले को भोलेनाथ कहते हैं। भोलेनाथ जो अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, लेकिन उनका सबसे प्रिय महीना श्रावण का महीना। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में जो भी भक्त दिल से भोलेनाथ की पूजा पाठ करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उनकी सभी परेशानियां दूर होती हैं। आपने हमेशा ये सुना होगा कि श्रावण का महीना शिव जी का महीना है। इस महीने में अगर आप उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनके लिए व्रत करते हैं, तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। लेकिन एक सवाल आपके जहन में हमेशा आया होगा कि आखिर श्रावण का महीना शिव जी के लिए इतना खास क्यों है, और यह महीना शिव जी के लिए क्यों जाना जाता है। आखिर इससे जुड़ा क्या इतिहास है, क्या कहानी है, क्या पौराणिक कथा है इससे जुड़ी, और कई सारे सवाल हैं, जैसे कैसे पूजा पाठ की जाए, कैसे विधिवत व्रत किया जाए। तो चलिए आज आपके इन सभी सवालों के जवाब देते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य श्री जयमीन व्यास, जिनसे हम जानेंगे कि श्रावण का महीना क्यों खास है और इससे जुड़ी क्या कहानी है। सबसे पहले नमस्कार। और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप आज हमारे साथ जुड़े हैं और आप हमारे दर्शकों को आज बताइए कि श्रावण का महीना क्यों खास है। तो जानते हैं, प्रथम हम भगवान के चरणों में वंदन करते हैं। वागर्था विव संपृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। जो जगत के माता और पिता है वह भगवान शिव और शक्ति है, जिनकी आराधना का पर्व यानी कि पवित्र श्रावण मास। पवित्र श्रावण मास इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह महीना जो ऐसा है जिसमें ऐसा कहा जाता है कि सभी प्रकार के जो व्रत है इस महीने में ही आ जाते हैं। जैसे कि नाग पंचमी, रांधण छठ जो षष्ठी देवी की पूजा करते हैं, रांधण छठ। उसके बाद आता है शीतला सातम और जन्माष्टमी। वैसे पवित्र त्योहार इसी महीने में आते हैं। और यह जो श्रावण मास है उसमें अधिक महत्व इसलिए है क्योंकि इसमें भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। पूरे साल का जो भी महत्व है वह श्रावण मास की पूजा से ही सिद्ध हो जाता है और फलीभूत हो जाता है। इसीलिए सभी लोग श्रावण मास में भगवान शिव जी की अवश्य पूजा करने जाते हैं। अब हमने सावन महीने से जुड़े महत्व के बारे में जाना। अब मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या इस श्रावण का जो पर्व होता है, जो लोग बहुत उत्साह से मनाते हैं, इससे जुड़ी कोई पौराणिक कथा है? ऐसा माना जाता है कि मैया पार्वती ने भगवान शिव जी की अखूट श्रद्धा के साथ भगवान शिव जी की बिल्वपत्री आदि जो भी प्रकार का धन और धान्य है उससे भगवान शिव जी की पूजा कर भगवान शिव जी को प्राप्त किया था। इसीलिए यह महीने में ही भगवान शिव को हम प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए हम भगवान शिव जी की श्रावण मास में पूजा अवश्य करते हैं। अब जो लोग पहले से व्रत विधि करते आए हैं उन्हें शायद पता होगा कि किस तरह से व्रत किया जाए, किस तरह से पूजा पाठ किया जाए, लेकिन जो लोग शायद पहली बार श्रावण शुरू करने जा रहे हैं उनके लिए आप बता दीजिए कि किस तरह से नियमों का पालन करना है, क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें नहीं करनी है। सबसे पहले शुरू करेंगे पूजा विधि और व्रत के जो नियम होते हैं उससे। इस बार जो श्रावण मास आता है वह सोमवार से ही प्रारंभ होता है। अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश और आदि जो प्रदेशों में हम देखें तो उनका जो श्रावण मास का प्रारंभ है वह 22 जुलाई 2024 से होने वाला है प्रारंभ, तो उसमें भी सोमवार है। और गुजरात आदि जो प्रदेश में हम देखने जाए, जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र आदि, उसमें देखने जाए तो वहां पर श्रावण मास का प्रारंभ जो है वह 5 अगस्त से, वो भी सोमवार से ही प्रारंभ हो रहा है। तो भगवान शिव जी की इस बार देखने जाए तो हम पर कुछ अलग ही प्रकार की फल देने की इच्छा है। तो इस श्रावण मास में भगवान शिव जी की व्रत और पूजा कैसे करें? तो प्रतिदिन भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान शिव जी को जल अर्पण कर, दुग्ध आदि अर्पण कर, भगवान शिव जी को चंदन, बिल्वपत्र आदि अर्पण कर उनको प्रसन्न किया जा सकता है। वैसे 9 ग्रह माने जाते हैं, 9 ग्रहों के अभी अधिष्ठाता है, और 9 ग्रहों के मेन जो मुख्य देव है भगवान जी सूर्य, और दूसरे माने जाते हैं चंद्र। जो भगवान शिव जी की 2 चक्षु है, जो राइट चक्षु है भगवान शिव जी की वह सूर्य है, और जो लेफ्ट है वह चंद्र है। यहाँ पर अग्नि विराजमान है यानी कि मंगल विराजमान है। 9 ग्रहों को जिसने स्वयं धारण किया हुआ है, 9 ग्रह जिनके चरण में विराजमान है वह भगवान शिव है। इसलिए 9 ग्रह का हम श्लोक का पठन करें तो उसमें बोला जाता है कि ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव
सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। इसमें बोला गया ब्रह्मा यानी कि ब्रह्मा जी, मुरारी यानी कि भगवान विष्णु जी कृष्ण, त्रिपुरांतकारी यानी तीनों लोकों के अंत करने वाले, यानी मुख्यतः देव देखने जाते हो ब्रह्मा और विष्णु और महेश में, तीनों लोक में सभी प्रकार के जो मुख्य देव है, जो सदाशिव जिनके अंदर समस्त सृष्टि विराजमान है, भगवान शिव, उनको प्रसन्न किया जाए तो नवे ग्रह का दोष में से मनुष्य मुक्त हो सकता है। जैसे सूर्य के उपाय के लिए हम कर सकते हैं भगवान शिव जी की कुछ इस तरह आराधना, भगवान शिव जी को जौ 21 बार चढ़ाकर भगवान ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप और पठन पाठन कर, तो सूर्य उससे प्रसन्न होते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पर आते हैं चंद्र। भगवान शिव जी को दुग्ध अगर जो हम अर्पण करते हैं तो भगवान चंद्र वो भी प्रसन्न होते हैं। तीसरे नंबर पर हम देखें तो मंगल देव को अगर जो प्रसन्न करना हो तो भगवान शिव जी को अनेक प्रकार के द्रव्य है, भगवान शिव जी को कुछ न कुछ सीरा आदि, हलवा आदि नैवेद्य अर्पण कर भगवान को प्रसन्न करते, और विशेषतः गुड़ का पानी भगवान शिव जी को चढ़ाना चाहिए, जिससे मंगल देव प्रसन्न होते हैं। इसके बाद आता है चौथे नंबर पर बुध। बुध देव को अगर जो प्रसन्न करना हो तो भगवान शिव जी को मूंग चढ़ाना चाहिए। आखिर जो मूंग आते लीला कलर के बोलते हैं, ग्रीन कलर के, वो भगवान शिव जी के ऊपर 21 बार चढ़ाने से और ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप पठन कर बुध देव प्रसन्न होते हैं। फिर आते हैं बृहस्पति, जो 5वें नंबर पर है। बृहस्पति की पूजा से बृहस्पति को प्रसन्न करना हो तो भगवान शिव जी के ऊपर चने की दाल चढ़ाने के बाद भगवान को प्रार्थना वंदन कर उसका बृहस्पति का दोष दूर होता है। भगवान शिव जी को हल्दी आदि से भी जल कराने से, चंदन आदि, केसर आदि से भी जल से स्नान कराने से भगवान शिव बृहस्पति आदि दोष में से अपने को मुक्त करते हैं। उसके बाद भगवान शुक्र की हम बात करें तो जो नवग्रह में शुक्र देव है, शुक्र देव को प्रसन्न करने के लिए घृत यानी कि घी से अभिषेक करने से शुक्र वो प्रसन्न होते हैं। उसके बाद आते हैं भगवान शनिदेव। शनिदेव की पूजा अर्चना करने के लिए अगर हम सोचते हैं भगवान शिव की पूजा करने से शनिदेव की अगर दोष का निराकरण हो तो भगवान शिव जी के ऊपर काले उलद को चढ़ाना चाहिए। काले उलद चढ़ाने से शनिदेव वो प्रसन्न होते हैं। उसके बाद आते हैं राहु और केतु। राहु और केतु अलग ग्रह नहीं है, दोनों एक ही है। ठीक है। भगवान विष्णु जी ने उनका मस्तक छेदन कर उनको अलग किया था, इसलिए राहु और केतु को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव जी को काले कलर के जो तिल आते हैं वो तिल चढ़ाने मात्र से भगवान प्रसन्न होते हैं। वैसे भगवान शिव जी को बिल्व पत्र की भी महिमा है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। भगवान शिव जी को कुछ नहीं करो, एक बिल्व पत्र चढ़ा दो। ऐसा बोला गया है, पत्र पुष्पम फलम और तोयम। भगवान शिव जी को पत्र यानी कि बिल्व पत्र चढ़ा दो। पुष्प यानी कि भगवान शिव जी को अनेक प्रकार के पुष्प प्रिय है, वह पुष्प चढ़ा दो। कमल पुष्प चढ़ा दो, अर्की पुष्प चढ़ा दो। फलम यानी कोई भी प्रकार का फल रख दो, और जलम यानी कि तोयम यानी कि जलम, भगवान शिव जी को लोटा जल की धार कर दो, उसी से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बिली पत्र की महिमा तो यह है कि त्रिजन्मों के पापों का नाश वो एक बिली पत्र से ही हो जाता है। अब ये तो हमने जानी कि क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। क्या कोई ऐसी चीजें हैं जो इस महीने में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जो व्रत के दौरान और वैसे भी हमें ध्यान रखनी होती है श्रावण के दरमियान? ऐसी कोई चीज देखने तो वैसे जाए तो वैसी कोई चीज होती नहीं है, लेकिन इस महीने में बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए। परस्त्री गमन वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए। कुछ भी गंदी चीज खानी नहीं चाहिए, कुछ ऐसी न पीने वाली चीज पीनी नहीं चाहिए। और इस महीने में जो पाप युक्त चीज हो तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे पवित्र मास में अगर आपने कुछ भी जिससे पाप उत्पन्न होता है वैसी चीज अगर आपने कर ली तो जितना पूजा का पुण्य फल का जैसे 4 गुना 1000 गुना फल अपने को प्राप्त होता है, वैसे ही पाप का भी 1000 गुना पाप जो है वो प्राप्त होता है। यानी भूलकर भी ना करिए चीज। जितने भी दर्शक हमें देख रहे होंगे और उनमें से कई लोगों के मन में ये सवाल होगा, श्रावण का महीना है, इस महीने में क्या करें क्या ना करें, उसकी पूरी जानकारी हमने आज आपको दे दी है। अब आखिरी सवाल से मैं इस सेगमेंट को खत्म करूंगी कि कौन से मंत्रोच्चार बहुत फलदायक होते हैं, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। जाने कि भगवान शिव जी का जो महामंत्र है वह तो मृत्युंजय मंत्र है, लेकिन यह मंत्र जो पठन है आप खुद नहीं कर सकते तो पंडितों के द्वारा भी करवा सकते हो। उसमें 2 प्रकार के मंत्र बताए गए। महामृत्युंजय में भी 2 प्रकार के मंत्र है, एक जो है वैदिक महामंत्र है और दूसरा जो है पौराणिक है।
पौराणिक में हम जानते हैं कि मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। मृत्युंजय यानी कि मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करवाने वाले जो देव है वो भगवान शिव है। महादेव यानी स्वयं महादेव। त्राहिमाम शरणागतम, त्राहिमाम होकर मैं आपके शरण में आया हूं। जन्म मृत्यु जरा और व्याधि यानी कि जो जन्म लेते वो जन्म और मरण जो होता है वो मरण, और पुनः मां के गर्भ में आना उसका निश्चित हो जाता है। तो यह जो मंत्र है जन्म और मरण के बंधन में से मुक्त करने वाला है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जरा यानी कि गड़पण, जो भी वृद्धावस्था में जो भी कष्ट पड़ता है उससे भी भगवान शिव जी यह मंत्र के द्वारा मुक्त करते हैं। और जरा व्याधि, व्याधि मतलब आदि व्याधि और उपाधि में से भगवान शिव जी वो मुक्त करते हैं। इसलिए पौराणिक मंत्र जो है महामृत्युंजय गिना गया है, वो मंत्र का पठन सभी को करना चाहिए। पंडित आदि अगर जो ब्राह्मण वगैरह हो तो उनको त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्, यह मंत्र का पठन अवश्य करना चाहिए। विशिष्ट रूप से हम देखने जाए ये महामंत्र है। उसके अलावा शास्त्र में एक चीज शिव महापुराण में बताई गई है कि जो भी मनुष्य गुरुमुख कर यानी कि गुरु से दीक्षा लेकर ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का हर रोज जो जप पठन और पाठन करता है वो अवश्य सभी प्रकार के कष्टों और दुखों बंधनों में से मुक्त होकर शिवलोक की प्राप्ति करते हैं। इसीलिए पंचाक्षरी मंत्र का महत्व कुछ अलग ही है, क्योंकि यह मंत्र जो है भगवान शिव जी ने स्वयं सिद्ध कर भेजा है, यानी कि उसकी कोई सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं सिद्ध मंत्र है। इस महीने से जुड़ी सभी खास बातें हमने जान ली है। अब मैं ये पूछना चाहूंगी कि और आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से, क्योंकि बहुत सारे सवाल होते हैं, तो एक टुक में अगर उसका जवाब हम दे दें। यह जो महीना है श्रावण, पवित्र श्रावण मास जो बोलते हैं, उसमें व्रत, जप, तप, नियम और सभी चीजों से भरा हुआ है, दान आदि से भरा हुआ यह महीना है। अर्थात यह महीने में व्रत जो आ रहे हैं वो व्रत कीजिए, जाप जो आ रहे हैं भगवान शिव जी के वो जाप कीजिए, तप यानी भगवान शिव जी का ध्यान लगाकर थोड़ा 10-15 मिनट भगवान शिव जी की मानसिक पूजा कर, भगवान शिव जी का कैलाश यहाँ पर बैठकर घूमकर भगवान शिव जी की मानसिक पूजा कर, व्रत जप तप एक अच्छा सा नियम लेकर कि भाई आज से अच्छा नियम ले रहा हूँ कि आज से 11 माला भगवान शिव जी की पंचाक्षरी मंत्र जो ओम नमः शिवाय है उनकी मैं अवश्य करूंगा, वैसा कोई अच्छा सा नियम लेकर व्रत जप तप नियम स्वाध्याय यानी आज से नियम लोग खुद के लिए 10 मिनट निकालोगे, यानी कि खुद भगवान शिव जी की पूजा आराधना में बैठकर 10 मिनट अलग एकांत से अपने अवकाश मन को भगवान से जोड़ने की कोशिश करेंगे। यानी कि स्वाध्याय, स्व अध्ययनम करोति इति स्वाध्याय, स्वाध्याय यानी कोई ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन यह जो है खुद के लिए स्वाध्याय करना चाहिए। और दया, बिल्कुल हर एक प्राणी जीव पर दया रखो, और दम यानी 10 इंद्रिय 11 व मन का आप वहां पर ऐसा रक्षण करो कि कोई और इतर प्रवृत्ति में नहीं लगे। और वैसे व्रत जप तप दान कर, यह महीने में भगवान शिव जी की पूजा कर, इस महीने में भगवान शिव जी को प्रसन्न कर, अवश्य आप पुण्य फल की प्राप्ति करोगे। और जब यह देहांत अपना जब होगा, देह का जब अंत होगा, तो अवश्य हमको भगवान शिव जी की कृपा से शिवलोक की प्राप्ति होगी। नमस्कार। जैसा इन्होंने कहा कि भगवान की आराधना अगर हम सच्चे दिल से सच्चे भाव से करते हैं तो भगवान जरूर प्रसन्न होते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इस महीने में सच्चे भाव से और सच्चे दिल से पूरी निष्ठा के साथ में भगवान की आराधना करनी है, उनकी पूजा पाठ करनी है। किस नियम से क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है और क्या नहीं करना है, ये सारी जानकारियां हमने आज आपको दे दी हैं, और उम्मीद करते हैं आपको आपके सारे सवालों के जवाब बहुत ही शॉर्ट टाइम में मिल गए होंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शिव भक्तों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि उन्हें पता चले कि उन्हें भी अगर ये व्रत करना है तो किस तरह से वो कर सकते हैं, और अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो किन किन चीजों को वो फॉलो करें, जिससे हम कहते हैं ना कि हमारे भाव भगवान तक पहुंच जाए। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए। फिर लौटेंगे वीएनएम टीवी पर।
ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। बीएलडीसी मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी को आप देख रहे हैं मेरे साथ। आज एक खास मुद्दे पर बात होने वाली है। पत्रकारिता का दौर बदल रहा है। एक वक्त में बेबाक हुआ करती पत्रकारिता अब चाटुकारिता के रूप में जानी जाने लगी है। निर्भय रूप से नेताओं से सवाल पूछने वाले पत्रकार और मीडिया जगत अब गोदी मीडिया के नाम से जाने जा रहे हैं। एक वक्त ऐसा था जब पत्रकार नेताओं की बोलती बंद करवा देते थे, लेकिन अब वक्त बदल गया है। अब भरे मंच से नेता पत्रकारों का अपमान करने से नहीं चूकते हैं और पत्रकार कुछ नहीं बोल पाते हैं। कैसे बदल गया ये दौर? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया को इतना कमजोर आखिर किसने किया? क्या ये बदलते समय की मांग थी? क्या अखबारों और चैनलों के समूह के अस्तित्व को टिकाने के लिए जरूरी था, या फिर इसके पीछे सरकार की कोई भूमिका है? आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और इन सवालों के जवाब जानने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए मेहमान से बेहतर शायद और कोई नहीं हो सकता, और वो है जाने माने वरिष्ठ पत्रकार और यूं कहूं कि पत्रकारिता की दीवार में एक महत्वपूर्ण ईंट रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल जी। सर, वीएनएम टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज राजेश बादल जी से बात तो होगी ही, और आज उनसे बात करने का एक तात्पर्य और भी है। उनकी किताब मिस्टर मीडिया, जिसमें उन्होंने मीडिया की दुनिया के कड़वे सच को दुनिया के सामने खोल कर रख दिया है। इस किताब में लिखे गए 160 लेख में कई नेताओं के, कई पत्रकारों के, कई किस्सों को बखूबी बयान किया गया है और उससे भी नुकीले सवाल उठाए गए हैं कि आखिर ये कैसे हो गया, मीडिया अपनी भूमिका कैसे चूक रहा है। उस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन पहले राजेश बादल जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको जरूर देना चाहती हूँ। 1 मार्च 1959 को छतरपुर मध्य प्रदेश में श्री राजेश बादल जी का जन्म हुआ और बचपन उनका आदिवासी गांव में बीता। परेशानियों के बावजूद सागर विश्वविद्यालय से बीएससी और भारतीय इतिहास में प्रथम श्रेणी में एमए की उपाधि हासिल की। जनसत्ता, नई दुनिया और नव भारत न्यूज, बैक फिल्म्स और आज तक चैनल से जुड़े रहे। कई साहित्यिक और सांस्कृतिक विभूतियों पर उन्होंने फिल्में भी बनाई है। 100 से ज्यादा वृत्तचित्र, 10,000 से ज्यादा टीवी रिपोर्ट्स, 5,000 से ज्यादा आलेख, 20 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्यान भी उन्होंने दिए हैं। अमेरिका के कई शहरों में उनके व्याख्यान और हिंदी लेखों के लिए वो समर्पित रहे।
एक दर्जन से अधिक बार वे अलग-अलग पुरस्कार से पुरस्कृत किए गए और संप्रति राज्यसभा टेलीविजन में वे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रहे। लिस्ट फहरिस्त बहुत लंबी है राजेश बादल जी की, लेकिन आज उन्हीं से जानेंगे और उन्हीं से बात करेंगे कि पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति वैसे आपके बारे में जानता है, लेकिन जो नई पीढ़ी सर आ रही है, उनको अगर आपके शब्दों में आपकी जर्नी मैं बयान करने के लिए कहूँ तो कहाँ से शुरुआत करेंगे? कैसे इस क्षेत्र में आना हुआ और कैसे मन बनाया कि पत्रकार बनना है? धन्यवाद। देखिए, मेरा तो जो अपना अनुभव है पत्रकारिता का, और जैसे कि आपने परिचय में भी कहा, मैं तो एक ऐसे आदिवासी इलाके में था जहाँ मेरा ख्याल है कि कॉलेज में आने के बाद ही मैंने नियमित रूप से अखबार पढ़ने शुरू किए। अच्छा। तो पत्रकारिता से मेरा तो दूर दूर का नाता नहीं था। घर वाले डॉक्टर बनाना चाहते थे, एक अंकल मेरे प्रोफेसर बनाना चाहते थे, मैं खुद सेना में जाना चाहता था, लेकिन बन गया पत्रकार। तो लेकिन मेरा मानना ये है मयूरिका जी के सबकी नियति एक उसकी जो स्क्रिप्ट है वो लिखती है, बिल्कुल। और जो डेस्टिनी है जब वो स्क्रिप्ट लिखती है हम्म, तो फिर वो अपने हिसाब से उसको अंजाम भी देती है। हम्म, मेरे साथ भी कुछ यही हुआ, लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी नियति ने मेरे साथ बहुत न्याय किया और मैं पत्रकारिता में आया। तो आज मैं कह सकता हूँ कि 48 वर्षों के बाद मैं उतना ही ताज़ा महसूस करता हूँ जितना मैं पहले दिन, क्योंकि मैंने ये पाया कि पत्रकारिता दरअसल एक जीवन शैली है, कोई पेशा, कोई कारोबार या व्यवसाय नहीं है। बिल्कुल। तो मुझे मेरी नियति ने अपने हिसाब से शुरुआत में रेडियो में काम करने का मौका दिया, उसके बाद में प्रिंट में नवभारत टाइम्स, नई दुनिया जैसे, संडे ऑब्जर्वर जैसे अखबारों के साथ काम करने का मौका मिला, और उसके बाद टेलीविजन में तो हमें इतना मौका मिला कि जितना मुझे नहीं लगता कि इस देश में शायद ही कोई दूसरा ऐसा होगा। आज लगभग 36 साल से ज्यादा मुझे टेलीविजन में हो गए हैं, और देश का पहला कोई शायद ही कोई पहला ऐसा अवसर हो जो मेरे नाम नहीं हो। जी। अपने मुंह मियां मिट्ठू ना माना जाए, इसको तारीफ ना माना जाए, हम्म, लेकिन पहली न्यूज मैगजीन, पहला एंकर, पहला बुलेटिन, पहला टीवी ट्रेवलॉग, पहला चैनल, पहला तो ब्यूरो चीफ, वो जिस तरह से मैं आपको सब क्या कुछ बताऊं। राजेश बादल जी के नाम रहा। जी, तो और उसके बाद फिर मैंने भरपूर प्रिंट किया, हम्म, भरपूर टेलीविजन किया, भरपूर डिजिटल और सोशल मीडियम में किया, और इन दिनों मैं टेलीविजन भी कर रहा हूं और किताबें लिखने का आनंद उठा रहा हूं। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि पत्रकारिता से बड़ा कोई आनंद मेरे लिए तो कम से कम नहीं है, और मैंने वही पाया जो मैंने चाहा, हम्म, यानी बिना दबाव के निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता जो मेरे पूर्वजों से मुझे सीखने को मिली, वही मैंने की, और आज तक जो मैं कह सकता हूं कि अभी भी वैसा ही कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। जी। क्या बड़ी बात है। इतने सारे सालों का अनुभव और फिर भी रोमांच उतना ही ताज़ा। पत्रकारिता का आनंद इतने सालों से राजेश बादल जी उठा रहे हैं। मैं छोटी सी बात इसमें जोड़ना चाहूंगी कि पत्रकारिता एक रोजाना की चुनौती भी है, क्योंकि हमारे सर नफीस खान सर, आप उन्हें जानते हैं, आपके मित्र भी हैं, वो कहते हैं कि एक पत्रकार रोज रात को मर जाता है और रोज सुबह वो फिर से जन्म लेता है, क्योंकि फिर उसे नई कहानी ढूंढने के लिए निकलना पड़ता है। कल उसने बहुत अच्छी स्टोरी की, उसका कोई मतलब नहीं होता है। देखिए, मुझे लगता है कि शायद मर नहीं जाता है, मैं इसको कुछ दूसरे अंदाज में कहता हूँ जी। कि इस देश में कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसमें आपको अपनी रोज की दैनिक मार्कशीट यानी अंक सूची में प्राप्तांक जो आपके नंबर होते हैं वो भरने का मौका मिलता हो। जी, चाहे जी। वो आईएएस हो, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे वो बैंकर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो शिक्षक हो। पत्रकारिता एक ऐसा काम है जिसमें रोज हम लोग दिन भर जो काम करते हैं उसका एक अंक सूची मार्कशीट भरने का हमको अवसर मिलता है। हम खुद अपने आप को डिवीजन देते हैं, फर्स्ट डिवीजन, हम अपने आप को डिस्टिंक्शन देते हैं, हम जी, अपने, और अगर अच्छा नहीं कर पाते हैं तो उसका मलाल और खेद भी हमको रहता है कि आज हम बिल्कुल, बिल्कुल। अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो यस। गए।
यस यस बिल्कुल। सर बहुत अपने आप को रिलेट कर पा रही हूँ। अगर आपके 1 2 3 टॉक शोज एक दिन में अच्छे हो जाते हैं, एक दिन स्टोरी आपकी अच्छी हो जाती है, तो आपको ऐसा लगता है आज आपने कुछ किया, और नहीं अच्छे होते हैं तो उस दिन आपको रात को सोने में कहीं ना कहीं वो सुकून महसूस नहीं होता है। चलिए आपकी किताब की और थोड़े से आगे बढ़ जाते हैं। मिस्टर मीडिया, इस किताब में मीडिया की दुनिया के कड़वे सच उजागर किए गए हैं। इस दुनिया से आप खुद सर सालों तक जुड़े रहे और आज भी जुड़े हुए हैं। कैसे ख्याल आया कि जिस क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं उसका कच्चा चिट्ठा लोगों के सामने खोल कर रख दिया जाए? देखिए, मैं इसके जवाब में फिर वही दोहराऊंगा कि देखिए, मेरी ये संयोग से मेरे इस सफर में, पत्रकारिता की इस यात्रा में, मुझे प्रिंट में, टेलीविजन में, रेडियो में और डिजिटल और सोशल माध्यमों में जो काम करने का मौका मिला, तो मैंने बहुत बारीकी से इस चीज को देखा कि हम दरअसल हमने कहाँ से सफर शुरू किया था और क्या हमने बीच में स्वर्ण काल देखा, जी। और अफसोस की बात यह है कि आज हमें उसका पतन काल देखना पड़ रहा है। केवल एक माध्यम में नहीं, केवल एक मीडिया में नहीं, तीनों माध्यमों में, जी। प्रिंट हो, टेलीविजन हो, रेडियो हो या कोई और माध्यम हो, जो अभी नए नए जो आप कह सकते हैं कि व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, और जो तमाम नए अवतार जो आए हैं टेलीविजन के या अपने आप की अभिव्यक्ति के, जी। तो उन सब में हमने ये देखा है कि अब वो बात नहीं रही, और इसलिए वो एक मन में मलाल तो था। दूसरा एक खतरा ये था मयूरिका जी कि मुझे ये डर ये लग रहा था कि जो आज का दौर है और जो इन दिनों यूनिवर्सिटीज से या जो टेलीविजन के या मीडिया के जो छात्र हैं, पत्रकारिता के जो छात्र हैं, जो पढ़ के निकल रहे हैं और जो चैनलों में या रेडियो में या अखबारों में काम कर रहे हैं, वो शायद ये समझेंगे कि असल पत्रकारिता यही होती है। हाँ। और ये मेरे लिए ये बहुत तकलीफ देह बात थी, क्योंकि जो पत्रकारिता का वास्तव में जो डेफिनेशन है, जो कॉन्सेप्ट है, और जो हमारे अतीत की जो पत्रकारिता है, वो पत्रकारिता एकदम उलट है, वो ये नहीं है। तो मुझे ये लग रहा था कि नई जनरेशन कम से कम जाने कि असल पत्रकारिता क्या होती है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। टीवी और रेडियो पर आना लोगों को ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ने जैसा लगता है, लेकिन इस फील्ड में वैसा ग्लैमर नहीं है जो बॉलीवुड में होता है। यहाँ बहुत चुनौती भरा समय हमेशा आपको रोज-रोज फेस करना पड़ता है। सर पत्रकारों की स्थिति की अगर बात करें तो बहुत सारे बड़े-बड़े पत्रकारों को उनके मालिकों ने सिर्फ इसलिए दरवाजा दिखा दिया क्योंकि वो उनकी डेफिनेशन में या उनकी पॉलिसी में सेट नहीं हो रहे थे। ऐसे बहुत सारे किस्से आपने अपनी किताब मिस्टर मीडिया में लिखे हैं। उन किस्सों के बारे में अगर थोड़ी-सी बात करें, किन किस्सों को आप याद करना चाहेंगे? देखिए, अब किस्से तो अनंत हैं, जी। और मैंने जैसे कि कहा 48 वर्षों का सफर कोई छोटा नहीं होता। 2 साल के बाद मुझे इस क्षेत्र में 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तो किस्से तो बहुत हैं, लेकिन मैं 2-3 किस्से बताना चाहूंगा जो आज के पत्रकारों के लिए जरूरी हैं, और ये बताते हैं कि हम लोगों ने जो पत्रकारिता की है वो अपने सिद्धांतों, अपने आदर्शों, अपने मूल्यों को बनाए रखते हुए की है, और हमें कोई सिस्टम, कोई तंत्र, कोई व्यवस्था, कोई सरकार बाध्य या मजबूर नहीं कर सकी। देखिए, मैंने 76 में पत्रकारिता शुरू की, आपातकाल लगा था, हमने आपातकाल के विरोध में सड़कों पर हम लोग आए, और उस दरमियान सारी नाराजगी हुकूमत की बर्दाश्त करते हुए, प्रशासन की बर्दाश्त करते हुए हम पत्रकारिता करते रहे, अपने आप को बचाते हुए। जी। एक 1978-79 की बात है। एक मामला हुआ था जहां मैं पत्रकार था, और वो मामला ऐसे बढ़ते बढ़ते ऐसे हुआ कि वो पत्रकारों को सताए जाने का या उनके उत्पीड़न का भारत का बहुत चर्चित मामला बन गया। इतना हम लोगों को परेशान किया गया कि हम लोगों को ये लगने लगा कि उस शहर के सारे पत्रकारों को ये शायद अब जिंदा नहीं रह पाएंगे हम लोग। तो हम लोगों को, मतलब आप कल्पना कर सकती हैं कि हमें प्राइवेट बॉडीगार्ड रखने पड़े थे। आज से 45 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं। तो वहां जब हुआ, क्योंकि प्रशासन और हुकूमत हमारे खिलाफ थी उस समय, तो हम लोगों ने एक गोपनीय रिपोर्ट छापी थी जिसमें प्रशासन और सरकार का गठजोड़ था, और उसमें उनको दोषी पाया गया था।
तो प्रशासन ये बाध्य कर रहा था, मजबूर कर रहा था हम लोगों को कि हम बताएं कि ये रिपोर्ट की कॉपी उन्हें कहां से मिली। जी और हमारा कहना यह था कि पत्रकारों को स्रोत बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, बिल्कुल विवश नहीं किया जा सकता। और ये दौर में आपको बताऊं मयूरिका जी कि उस समय देश भर में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का एक बड़ा मतलब आंधी आई हुई थी। जी 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 रविवार जैसी साप्ताहिक मैगजीन सुरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में झंडे गाड़ रही थी और कई मुख्यमंत्रियों की बलि उस पत्रिका ने ले ली थी क्योंकि करप्शन के मुद्दे उसने उठाए थे। तो हम लोगों ने इस मामले को उठाया। नतीजा ये हुआ कि मुख्यमंत्री को हमारे उस संघर्ष की न्यायिक जांच का ऐलान करना पड़ा। न्यायिक जांच यानी जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन बैठा, जो भारत की आजादी के बाद से अब तक का पहला और आखिरी मामला है। 2 साल तक वो मामला चला और हम लोग उस इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में जीते। सारे आरोप हमारे सच पाए गए और डीपी पांडे आयोग ने ये अपने निष्कर्ष में व्यवस्था दी कि पत्रकारों को अपना स्रोत बताने के लिए मजबूर, विवश या बाध्य नहीं किया जा सकता। एक बात और इसमें खास बात थी मयूरिका जी, आप जानती हैं कि भारत में परंपरा ये है कि जो अर्ध न्यायिक संगठन यानी जैसे कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो अर्ध न्यायिक संगठन है, सेमी जुडिशियल बॉडी है जी। और न्यायिक जांच आयोग जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन भी उसी श्रेणी में आता है जी। तो एक मामले की 2 सेमी जुडिशियल बॉडी जांच नहीं करती और शायद इसके पीछे मान्यता यह है कि वो आपस में उनके निष्कर्ष कभी टकराए नहीं, इसलिए शायद इस परंपरा की शुरुआत हुई। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारे इस मामले की सुओ मोटो प्रेस काउंसिल ने भी जांच की। सुओ मोटो यानी अपनी ओर से, हम लोग नहीं गए थे। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसकी जांच की तो प्रेस काउंसिल इंडिया में भी हम लोग जीते और उस जीत से हम लोगों का मनोबल इतना बढ़ा कि हम लोगों को फिर नौकरियां मिली। हम लोग 1978-79 में जवान थे, शादियां नहीं हुई थी, लेकिन देश भर में हम लोगों को व्याख्यानों के लिए बुलाया जाता था जी। तो मैं ये कह सकता हूं कि हमने संघर्ष की शुरुआत वहां से की थी जी। इसके बाद तो फिर बहुत सारी लंबी कहानी आपके सवालों के उत्तर में आती रहेगी। बिल्कुल, मतलब आज के पत्रकारों के लिए जो रेड कारपेट बिछाया है वो शायद आप लोगों के संघर्ष ने बिछाया है कि आजकल बहुत तामझाम वाली पत्रकारिता होती है कि एंकर जो होते हैं वो बहुत ग्लैमरस होते हैं और इस तरीके की पत्रकारिता अब होती है और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की जो आपने बात की कहीं ना कहीं अब पीछे छूटता जा रहा है। कुछ ही पत्रकार जो बड़े वरिष्ठ पत्रकार है वो अब शायद इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को आगे ले जा रहे हैं। सर, आज मीडिया जो किताब है उसमें कई जगह नेगेटिव जर्नलिज्म की बात तो हुई है लेकिन पॉजिटिव जर्नलिज्म भी आपने उसमें भर भर कर डाला है और पॉजिटिव जर्नलिज्म को न्याय देते हुए जर्नलिस्ट के बारे में भी आपने बहुत कुछ लिखा है। मेरे भी एक फेवरेट वरिष्ठ पत्रकार हुआ करते थे विनोद दुआ, जो आपके खास मित्र भी रहे। आज अगर हम पॉजिटिव पत्रकारिता करने वाले और सत्ता से लड़ जाने वाले पत्रकारों को याद करें जो आपकी किताबों में ऑलरेडी आपने लिखे हैं तो कौन से नाम आगे आएंगे? देखिए, अगर आप नामों की बात करेंगे तो एक नाम तो वही है जो हमारे मित्र थे जिनका नाम आपने लिया, विनोद दुआ। और अफसोस की बात यह है मयूरिका कि इस देश ने ऐसे निर्भीक जांबाज पत्रकार को जो है वो मैं क्या कहूं कि हमारे बीच से गुम हो जाने दिया और बाद में उसको याद तक नहीं किया। इससे पहले रविवार, साप्ताहिक रविवार होता था और रविवार में संपादक थे सुरेंद्र प्रताप सिंह। तो सुरेंद्र प्रताप सिंह के साथ हम लोगों ने रविवार में काम किया। सुरेंद्र प्रताप सिंह के साथ हम लोगों ने नवभारत टाइम्स में काम किया। सुरेंद्र प्रताप सिंह के साथ मैंने देव फीचर्स में काम किया और आज तक मैं भी उनके जीवन के आखिरी दिन तक मैंने काम किया। तो दूसरे पत्रकार सुरेंद्र प्रताप सिंह और तीसरे नंबर पर जो आते हैं जो मेरे मेंटोर हैं और जो 1991 में इस दुनिया से चले गए, उनका नाम राजेंद्र माथुर है। राजेंद्र माथुर इस सदी के महानतम संपादकों पर में से एक हैं और वो अंग्रेजी के प्राध्यापक थे, लेकिन वो भी 1955 में पत्रकारिता में आए थे और वो एक ऐसे चमकदार संपादक थे कि हम लोग तो खाली उस चमक में पत्रकार बन गए। तो ये 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे प्रेरित किया, ना केवल प्रेरित किया बल्कि हमको जो है
वो आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। हमने उनसे पत्रकारिता के मूल्य सीखे, आदर्श सीखे और बहुत सारी चीजें सीखा, क्योंकि वो पीढ़ी ऐसी थी। आज तो हम नहीं देखते कि आज मतलब मैं अगर मान लीजिए कि मैं एक नए पत्रकार के रूप में सामने हूं, तो शायद ही मैं जो है याद कर पाऊं कि मैं किसी पत्रकार से सीखना चाहूंगा। आजकल ऐसे संपादक भी नजर नहीं आते। संपादक नाम की संस्था का विलोप हो चुका है मयूरिका जी। ये 3 लोग जो हैं, जो मैंने आपको बताए, ये हमारे महानायक हैं सदी के भारत की पत्रकारिता के। और वैसे अगर आप लेंगे तो भाषाई पत्रकारिता में अनेक लोग हैं जो अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छा काम करते रहे थे, सिस्टम से जूझते रहे। और ऐसे लोगों में गिरिलाल जैन भी हैं, दिलीप पटगांवकर भी हैं और प्रभास जोशी भी हैं, एन राम भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जी। लेकिन मैं जिन 3 लोगों के से प्रभावित था, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है सर। आपने 160 आर्टिकल वाली एक किताब लिखी। पत्रकार बहुत व्यस्त प्राणी माना जाता है, जो सुबह से शाम तक काफी व्यस्त रहते हैं, और आपने तो बहुत अलग अलग जगह आपके जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो शेयर किए हैं। आपने अपनी सेवाएं बहुत सारी जगह दी है। कैसे वक्त निकाला, क्योंकि आजकल पत्रकारों के पास पढ़ने तक का वक्त नहीं होता है, तो आपने 160 लेखों वाली जो पूरी किताब लिखी, कितना वक्त लगा, और ये सारी चीजें आपने इंक्लूड की, कितनी चुनौतियां आई इसमें? मेरा ख्याल है मैं उन लोगों से सहमत नहीं होना चाहूंगा जो ये कहते हैं कि पत्रकारिता में पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। टेलीविजन एक भट्टी है और टेलीविजन की भट्टी में हम लोग ईंधन की तरह 24 घंटे जलते हैं। तो 36 साल से तो मैं जल ही रहा हूं इस भट्टी में। लेकिन मैं आपको कहूं कि करीब करीब 4 दशक हो गए, 40 साल हो गए, मैंने हर हफ्ते एक किताब खत्म की है। और भरपूर संगीत, मैं संगीत का शौकीन हूं, तो भरपूर संगीत मैंने पाया है कि मैंने सुना है। यहाँ तक कि जब यात्राएं होती थी फ्लाइट में विदेशों के लिए, या ट्रेन में लंबे सफर होते थे, या बाई रोड जब हम शूटिंग वूटिंग के जाते थे, तो किताब और संगीत का एक बड़ा डिब्बा, उन दिनों तो कैसेट्स का जमाना था, तो 100 कैसेट्स मेरे साथ चलती थी। तो मैंने तो अपना कभी भी, चाहे मैं राज्यसभा टेलीविजन का हेड था, आज तक चैनल जैसे चैनल में जो भारत का पहला चैनल है उसका संपादक था, तो भी कहीं भी मैंने किताब और संगीत का साथ नहीं छोड़ा। और मैं ये कह सकता हूं, ये मैंने पाया कि आप पढ़ना चाहें तो आपको कोई रोक नहीं सकता, और अगर आप नहीं पढ़ना चाहें तो बहाने हजार हैं पढ़ने के लिए। और अगर अच्छी पत्रकारिता आप तभी कर सकते हैं जब आप अच्छा पढ़ेंगे। तो जो लोग ये कहते हैं कि पत्रकारिता में पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, मैं उनसे सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर आप अच्छा पढ़ेंगे नहीं तो अच्छे एंकर कैसे बनेंगे, अच्छे रिपोर्टर कैसे बनेंगे, अच्छे संपादक कैसे बनेंगे। और आप इसलिए देखिए कि जो ज्यादातर एंकर, रिपोर्टर, संपादक हैं, आज उनको कोई याद नहीं करना चाहेगा आने वाले दिनों में। जी, मुझे लगता है कि मेरे जैसे बहुत सारे जर्नलिस्ट जो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उनके लिए आप इसीलिए प्रेरणादायी हैं, क्योंकि पढ़ते हैं और संगीत से आपको एनर्जी का स्रोत लगातार मिलता रहता है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ती हूँ। देश की राजनीति के बहुत सारे पन्ने सर आपने देखे हैं, किताब में भी लिखे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में सियासत ने एक अलग रंग बदला। आपको कि ये जो परिणाम आए हैं, ये देश को पॉजिटिव रूप से आगे ले जाएंगे, या इंडिया और एनडीए के दाव पेच में फंस के, इंडिया और एनडीए की लड़ाई में फंसकर ये देश रह जाएगा? देखिए, डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट क्या है? लोकतंत्र में अवधारणा यह है कि सामुदायिक नेतृत्व होता है। सामुदायिक मतलब कम्युनिटी लीडरशिप। और हमारे देश में जो 1947 में जवाहरलाल नेहरू जैसे महापुरुष ने जो नींव डाली थी लोकतंत्र की, वो नींव लगातार मजबूत होती गई है इन 77 सालों में, हमने देखा है। पिछले कुछ वर्षों से हम ये देख रहे थे कि लोकतंत्र के हमारे कुछ जो स्तंभ हैं, हमारे जो लोकतंत्र के बहुत सारे जो संस्थाएं हैं, हमारी जो लोकतंत्र में जो एक असहमति का जो सुर होता है, जो आपकी नाराजगी का सुर होता है, वो एक तरह से हाशिए पर जा रहा था। और ये ठीक नहीं है मेरी नजर में। ये एक तरह का, अगर मान लीजिए कि हम कोई एक ऐसा
लोकतांत्रिक स्वरूप, यानी संसद में हम पक्ष और प्रतिपक्ष ऐसा स्वरूप उनका पेश करें जिसमें पक्ष की जो साइज हो, आकार हो, वो ट्रैक्टर के पहिए के बराबर हो और प्रतिपक्ष का जो आकार हो वो साइकिल के पहिए के बराबर हो। तो बताइए इस देश का लोकतंत्र कैसे चलेगा? सरकार की आंखों में आंखें डाल के कौन बात करेगा? सरकार से सवाल कौन पूछेगा? और 2024 का जो चुनाव हुआ है, मैं ये कह सकता हूं कि कुछ चुनावों के बाद ये पहला ऐसा चुनाव है जब हम इसमें इस संसद में प्रतिपक्ष को एक ताकतवर प्रतिपक्ष के रूप में देख रहे हैं। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये इस बार के नतीजे एक लोकतांत्रिक संतुलन बनाते हुए नजर आते हैं और अब अधिनायकवादी ताकतों पर विराम लगेगा। सवाल उन पर जो खड़े हुए थे वो पुष्ट हो गए हैं कि अब वो जो है वो उस तरह से इस देश को नहीं चला सकते जैसे पिछले कुछ वर्षों से चला रहे थे, और प्रतिपक्ष अब उनकी आंखों में आंखें डाल के सवाल करेगा। जी बिल्कुल सही बात है। और उसका पहला उम्दा नमूना हमने लोकसभा में जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष भाषण कर रहे थे तब देख लिया कि अब सवाल पूछने वाले लोग आ गए हैं और सवाल पूछने पड़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष पूछे, विपक्ष पूछे या मीडिया पूछे, सवाल सत्ता पर जब तक नहीं उठेंगे आपको वो सारी चीजें नहीं मिलेगी जो लोकतंत्र को मजबूत करती है। सर, आपने अपनी किताब के 21वें लेख पर्दे के पीछे में लिखा है कि स्थिति विकट है, बंटवारा खुलकर हो रहा है, ये मेरा चैनल, ये तेरा चैनल, ये एंकर कांग्रेस समर्थक, ये एंकर बीजेपी का हितैषी, लेकिन आखिर दर्शक समर्थक कौन सा चैनल बचा है? हर चैनल यही दावा कर रहा है कि असली पत्रकारिता वो ही कर रहा है, उसी की खबर है, बाकी सारे बेकार। ये सारे शब्द सर आपके मैंने लिए हैं। इस कंफ्यूजन वाले क्रिएटेड माहौल में दर्शक कैसे सही पत्रकारिता को पहचाने, ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, मैं आपको कह सकता हूं कि मिस्टर मीडिया जो मेरी ये किताब है, इस किताब में निचोड़ है उन सारी कथाओं का जो अगर पत्रकारिता पर मंडराते खतरों और चुनौतियों पर घने काले बादलों की तरह छाए हुए हैं, घटाटोप एक अंधेरा सा छाया है, तो इसमें उजाले की बहुत सारी कथाएं हैं जो उन बादलों को दूर करती हैं। और मैं कह सकता हूं कि आशा की किरणें और आशा की भाषा इसमें बहुत है। आप जो बात कर रही हैं, मैं मेरी दूसरी कहानी एक सुनाता हूं। ये केवल इस समय जो रूप चल रहा है टेलीविजन चैनल्स का, केवल टेलीविजन चैनल समूचा माध्यम तो नहीं है। हम और आप जिस माध्यम पर बात कर रहे हैं, आप देखिए आज ये माध्यम मुख्य धारा का माध्यम है। मेन स्ट्रीम मीडिया हम जिस पर मैं और आप बात कर रहे हैं, ये हो गया है। और अब टेलीविजन कोई देखना नहीं चाहता। टेलीविजन में जो चीजें परोसी जा रही हैं वो प्रायोजित हैं। जो एक बड़ा गंदा सा शब्द प्रचलित हो गया है, मैं उसको नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं कह सकता हूं कि उसके पीछे ना कहीं बाजार है, सियासत है, पैसा है और तमाम तरह की बदसूरत शक्लें भी हैं जो आज के इस मीडिया को प्रस्तुत कर रही हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि क्योंकि जब मैं प्रिंट में था तो उसके ये बात है 90 के दशक के आखिरी साल की, आखिरी दिनों की। कुछ अखबारों ने ये गंदी सी परंपरा डाली थी कि जब चुनाव आते थे तो वो अपने पत्रकारों को एक रसीद बुक दे देते थे और वो कहते थे कि जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उनसे पैसा लीजिए और पत्रकार हैं आप तो आपको ना नहीं करेंगे, तो आप उनसे जो है पैसा लेके आइए, जो रसीद कटाएगा प्रत्याशी उसके पक्ष में लिखा जाएगा और जो नहीं कटाएगा वो उसके खिलाफ लिखा जाएगा। यानी साफ साफ ब्लैकमेलिंग थी। ये जो बीमारी थी वो हमने उत्तर भारत, दक्षिण भारत कई जगहों पे हमने देखी थी और बहुत सारे अखबारों में थी। जब इन अखबारों के लोग, संपादक टेलीविजन चैनल्स में आए तो उन्होंने वही बदमाशी, वही भी कुरूपताएं वहां पे भी शुरू कर दी। मैं आपको करीब ये उदाहरण बताऊं, 15 साल पहले का। मैं एक चैनल समूह का ग्रुप एडिटर था, एसोसिएट ग्रुप एडिटर था और 7 चैनल मेरे अंडर में थे। करीब 2-2.5 हजार कर्मचारी थे, हमारे संपादकीय साथी थे, गैर संपादकीय साथी थे। तो और वो हम बहुत अच्छी पत्रकारिता कर रहे थे। अचानक 2009 के कुछ विधानसभाओं के चुनाव आए और मैनेजमेंट ने मुझसे एक प्रस्ताव रखा कि आप जो है इस पे पैसा लाइए
जी सरकारों से, नेताओं से, मुख्यमंत्रियों से, आपके तो इतने व्यापक संपर्क हैं। और ये मैं आपको बता दूं मयूरिका जी कि 15 साल पहले जो मेरा वेतन था लगभग 5 लाख रुपए महीने था। होंडा सिटी गाड़ी थी मेरे पास हम्म और सारी सुविधाएं थी जी जो होती हैं, और मैंने इस बात को मना कर दिया। हम्म और मैनेजमेंट की तरफ से दबाव लगातार बढ़ता रहा। हमारे कुछ साथी इस पक्ष में भी थे, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि हम क्यों ना मैनेजमेंट, नौकरी बचाना है तो मैनेजमेंट का प्रस्ताव स्वीकार करें। जी मैंने कहा नहीं, और मैंने एक झटके में वो नौकरी छोड़ दी। तो मैं ये क्या, कई लोगों ने कहा कि अब तुम सड़क पर आ गए हो और क्या होगा। मैंने कहा अपने मूल्यों के लिए आया हूं, तो अगला काम जो होगा मुझे इससे आगे ले जाएगा, बिल्कुल। लेकिन मैं वो नहीं कर सकता जो मेरी आत्मा नहीं कहती, जो मेरे पूर्वजों ने मुझे नहीं सिखाया, वो मैं काम नहीं कर सकता। तो ये पेड न्यूज की बात मैं जो कर रहा हूं, ये उसका रिफ्लेक्शन आज की पत्रकारिता पर दिख रहा है कि पहले जो है पत्रकार खरीदे जाते थे, अब मैनेजमेंट भी खरीदे जाने लगे हैं। बिल्कुल। मैनेजमेंट के साथ में सारे समझौते होते हैं, हम्म सियासत के होते हैं, बाजार के होते हैं, तमाम तरह के। इसलिए मैं, आपने उसमें देखा होगा, मैंने लिखा था कि दूर थे जब तक सियासत से तो हम भी साफ थे, और खान में कोयले की पहुंचे तो हम भी काले हो गए। जी बिल्कुल। ये शेर मैं अपने सवाल में जरूर लेने वाली थी, पर अब आपने कह ही दिया है कि दूर थे तब तक सियासत से, तब तक साफ थे, खान में कोयले की पहुंचे तब हम भी काले हो गए। लेकिन कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो कोयले की खान में रहने के बावजूद अपने आप को पाक साफ रखने में बहुत ज्यादा कामयाब रहे और इस देश के चौथे स्तंभ को टिकाए रखने के लिए बहुत बड़ा आधार बने। ये शेर आपकी किताब में, सर मैंने कुछ लेख तो बहुत बार बार पढ़े क्योंकि वो सारी चीजें रोज रोज हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो दिमाग में छप गई। उसमें लिखा गया था कि भयानक दौर है पत्रकारिता की, अनेक क्रूर और कलंकित दास्तानें लिखी जा रही है, नैतिक आधार टूट रहे हैं और पत्रकारिता का एक वर्ग सत्ता के साथ गठजोड़ कर बैठा है। इसके खौफनाक नतीजे भी निकल रहे हैं आने वाले सालों में। सर आप पत्रकारिता को कहाँ देखते हैं? ये जो पत्रकारिता का दौर बदल गया है, गोदी मीडिया, खोजी मीडिया, सोशल मीडिया, अलग अलग नाम लोगों ने हमें दिए हैं, आने वाले सालों में भारत की पत्रकारिता को कहाँ देखते हैं सर आप? देखिए, ये दौर है, आपने खुद ही कहा कि ये दौर है, जी। और जो दौर होता है वो स्थायी रूप कभी नहीं लेता। दौर है, आज है, गुजर जाएगा। जी। हमने देखा है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि आपातकाल से मैंने पत्रकारिता शुरू की, तो आपातकाल का एक दौर था, गुजर गया। हमने देखा कि 1983 में, 82-83 में बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र बहुत पत्रकारों से नाराज होते थे जी। और वो बिहार प्रेस बिल लाए थे, और हम देश भर के संपादक, देश भर के पत्रकार उस बिहार प्रेस बिल के खिलाफ सड़कों पर आए थे। जी। तो वहां हमने विरोध किया, वो भी एक दौर था, जी। गुजर गया। 1987 में जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तो कुछ लोगों ने उनको बरगलाया और एक मानहानि विधेयक आया था, जी। और उस दरमियान उस वजह से पत्रकारों को बड़ा अपमानित सा महसूस कराने वाला विधेयक था वो। तो वो भी एक दौर था। हम लोग फिर सड़कों पर आए और फिर वो दौर गुजर गया। एक और घटना मैं आपको बताता हूं क्योंकि मेरे अपने जीवन की है जी। ये 1991 की, 91 की बात है। 91 यानी हो गया लगभग 33 साल पहले, 33 इयर्स। जी। एक देश के बहुत बड़े श्रमिक नेता होते थे, शंकर गुहा नियोगी जी। और भारत में के श्रमिक इतिहास में उनका नाम बहुत ही आदर पूर्वक लिया जाता है। छत्तीसगढ़ के मजदूरों और श्रमिकों के बहुत निर्विवाद लीडर थे। 28-29 सितंबर 1991 को उनकी हत्या हो गई और उसकी हत्या के पीछे कुछ उद्योगपतियों का हाथ था, पूंजीपतियों का हाथ था। तो मैं एक समाचार पत्र में समाचार संपादक था उस समय। मैंने फिर एक स्पेशल रिपोर्ट लिखी, पहले पन्ने पर छपी जी। और उसमें ये साफ इंडिकेशन था, नाम थे, बल्कि इंडिकेशन क्या था, नाम थे कि इसमें इसके पीछे ये कारण है और इस वजह से संदेह की सुई इन पर जाती है। जी। और शंकर गुहा नियोगी की जो धर्मपत्नी थी आशा गुहा नियोगी, उनका इंटरव्यू भी था।
जी। और उन्होंने भी कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस ऐसे दिए थे जो मेरी रिपोर्ट को पुष्ट करते थे। मैनेजमेंट बाद में पूंजीपतियों के दबाव में आ गया, बिक गया, मुझे भी लालच आया, प्रलोभन दिया गया, मैं उसमें नहीं आया। फिर मेरे संपादक को प्रलोभन दिया गया, मालिक को प्रलोभन दिया गया, वो दोनों प्रलोभन में आ गए। अब नाम है लेना इसलिए उचित नहीं है कि वो दोनों ही इस संसार में नहीं है। अच्छा। तो वो नतीजा ये हुआ कि स्थिति ऐसी बनी कि उन्होंने कहा कि आप अपनी खबर का खंडन करिए, ये खबर गलत है। जी। खबर गलत थी नहीं तो मैं खंडन क्यों करता। बिल्कुल। मैंने 8 अक्टूबर 1991 को सुबह 9:20 पर इस्तीफा दे दिया और मैंने फिर ये संकल्प लिया कि अब मैं कभी जिंदगी में किसी अखबार का मैं पूर्णकालिक नौकरी नहीं करूंगा। जी। और तब से वो संकल्प बरकरार है। उस समय मेरी उम्र क्या थी, बहुत कम थी, जवान था, जी। शादी हुई थी 4-5-6 साल पहले। तो लोगों ने कहा कि ये क्या तुम कर रहे हो, अभी तुम्हें सारी जिंदगी काटनी है जी। और पेट कैसे भरोगे, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि टेलीविजन उस समय नहीं आया था इस तरह से। जी। जी। तो दूसरा कोई वैकल्पिक माध्यम तो था नहीं। मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं फुल टाइम जॉब नहीं करूंगा किसी अखबार में। जी। और देन आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग। अच्छा। फिर मैं फ्रीलांसर्स के तौर पर अपना मैंने काम शुरू किया और 1993 आते आते, जो मैं आपको बता दूं कि 1991 में मेरी तनख्वाह, मेरी वेतन 4600 रुपए प्रति माह थी। जी। अक्टूबर तक 2 साल मेरे बहुत संकट के थे और मैं कह सकता हूं कि हैंड टू माउथ वाली स्थिति थी। लेकिन 1994-95 आते आते मैं अपने सहयोगियों को प्रति माह 1 लाख रुपया की वेतन दे रहा था। ये 95 की बात है, 95। तो 30 साल पहले की बात। तो मुझे, और मैंने कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, मैंने कोई गलत तरीके से पैसा नहीं कमाया। जो मेरी आमदनी के स्रोत हैं वो एकदम विशुद्ध पत्रकारिता, रिपोर्टिंग और लेखन से है। जी। मतलब तो ये जो स्थितियां थी तो हम लोगों का हर बार ये हौसला बढ़ाती थी कि हम आगे भी जाएंगे तो हम अपने पैरों पर मजबूती के साथ टिके रहेंगे। तो ये स्थितियां हमने देखी हैं। तो ये दौर की जो बात आप कर रही थी, ये दौर भी निकल जाएगा। मैं बहुत आई एम ऑप्टिमिस्टिक, मैं बहुत आशावादी हूँ। तो ये जो बदलते दौर देखे हैं। जी जी। सर, एक आखिरी सवाल के साथ इसे अंजाम तक पहुंचाना चाहूंगी। नए पीढ़ी के पत्रकार जो अब अपने आप को पत्रकार नहीं, जर्नलिस्ट कहना चाहते हैं, पत्रकार उन्हें थोड़ा ओल्ड फैशन वर्ड लगता है, और नई पीढ़ी के जो लोग आते हैं वो कुछ नई सोच के साथ आते हैं, उनके लिए कोई खास संदेश आप देना चाहें? देखिए, आपने थोड़ा सा मुझे इस मामले, इस प्रश्न के उत्तर में भावुक होने का एक अवसर दिया है। अव्वल तो ये है कि मैं किसी पीढ़ी पर या किसी जनरेशन पर बहुत अविश्वास नहीं कर रहा हूं और ना ही मैं अपना गुस्सा दिखा रहा हूं। लेकिन ये लोग करते वही हैं जो उन्हें करना है। जी, बिल्कुल। हम लोग देखिए उस जमाने में थे कि मान लीजिए कि मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा उधर से मत जाओ, वहां उस रास्ते पर गड्ढा है, जी। वहां आप जाओगे तो आप गिर जाओगे। तो हम लोग जाते, हाँ भाई पिताजी ने ऐसा कहा है कि उस रास्ते पे नहीं जाना, वहां गड्ढा है, गिर जाएंगे और चोट लगेगी। अब जो बात है, ये जनरेशन जो है वो ये करती है कि अच्छा सर ने कहा है कि गड्ढा है, देखो, चलो देखते हैं। तो फिर जाते हैं, गड्ढे में गिरते हैं, फिर संभलते हैं, उठते हैं, चोट लगा के, हाँ सर ने ठीक कहा। तो ये अंतर आया है तब और अब में। जी, ये किताब जो है मिस्टर मीडिया, अगर वास्तव में ईमानदारी से कोई इस फील्ड में आना चाहता है और कामयाब होना चाहता है, तो मैं ये कहता हूं कि ये किताब, मैंने कहा आपको 45 वर्षों से हर हफ्ते में एक किताब पढ़ता हूं, लेकिन तीनों चारों माध्यमों में ऐसी किताब आज तक नहीं आई है जो उदाहरण के साथ विश्लेषण भी करती है और आपको अपनी राय बनाने का मौका देती है। मेरी किताब है, इसलिए नहीं कि आप इसको खरीदें और मेरी किताब है, मैं अपनी किताब का प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसी किताब पिछले 45 वर्षों में हिंदी में नहीं आई है जो हर माध्यम की पड़ताल करे और उस पड़ताल के जरिए आपको एक अच्छा पत्रकार, अच्छा जर्नलिस्ट बने, टीवी प्रोफेशनल, चलिए आप कह रहे थे कि पत्रकार नहीं कहलाना चाहते वो, तो मैं कहता हूँ ये अच्छा प्रोफेशनल बनाने के लिए वो बाध्य करेगी, प्रेरित करेगी, हौसला बढ़ाएगी।
जी, लेकिन इस किताब को वो उनको पढ़ना चाहिए। पढ़ना एक तो चीज ये है। जी, दूसरी चीज ये है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर वो नौकरी करने के लिए, अगर वो हर महीने 1 तारीख को एक सैलरी स्लिप लेने के लिए, अगर वो अपने पैकेज और पर्क्स के लिए, अपने डेजिग्नेशन के लिए और एक विजिटिंग कार्ड के लिए, अपने कैबिन की कुर्सी के लिए अगर वो पत्रकारिता में आना चाहते हैं, तो ये रास्ता उनके लिए नहीं है, बंद है। जी, ये रास्ता ठीक नहीं है। मैं ये कहता हूं कि फिर वो कहीं कहीं और नौकरी कर ले। ये नौकरी है नहीं, ये आनंद है और जीवन शैली झरने की तरह बहता जा रहा है। तो ये जीवन जो है, पत्रकारिता का जीवन, एक तेज गति से भागते झरने की तरह है, नदी की तरह है। इस झरने में आप अपने आप को शामिल करिए, नदी के अंदर अपने आप को शामिल करिए। आप ये पाएंगे कि ऐसा आनंद आपको कभी नहीं मिला। और तीसरी और अंतिम बात, जी, किताब पढ़ने की बात तो मैंने ये मिस्टर मीडिया की कही है। मिस्टर मीडिया जो पीपी पब्लिकेशंस ने छापी है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप हर हफ्ते नहीं तो 15 दिन में नहीं तो 1 महीने में कम से कम एक किताब पढ़ने का जरूर अवसर निकालिए, समय निकालिए। मैं करीब करीब 20-22 यूनिवर्सिटीज में जाता हूं, तो बच्चे कहते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें जरूरत क्या है, जो कुछ जानना होता है हम गूगल बाबा को शरण में जाते हैं, टाइप करो सब कुछ मिल जाता है। एक ही तर्क है मेरा तर्क ये है कि बिल्कुल बेशक आप ठीक कह रहे हैं, गूगल बाबा की शरण में आप जाएंगे क्योंकि आप कुछ जानना चाहते हैं। जो सवाल आपके दिमाग में है या जो आप जानना चाहते हैं, जो शब्द आपके दिमाग में आता है, उसको आप टाइप करते हैं और उस विषय पर जानकारी ले लेते हैं। जी, यानी जो आप जानते हैं कि मुझे इस विषय पर जानना है, लेकिन ऐसे अगर ये एक विषय है तो ऐसे 1000 विषय हैं जिनका आपको पता ही नहीं है, जी, और वो किताबों में मिलेगा आपको। क्योंकि गूगल पर जो सामग्री परोसी जाती है वो भी एक बाजार का हिस्सा है। जी, बिल्कुल। क्या उसमें बाजार नहीं है? हम्म, तो अगर बाजार और कारोबार है वो, तो फिर आपको अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए कम से कम महीने में, मेरा बहुत ही विनम्र निवेदन है कि एक किताब महीने में जरूर पढ़ें। आप पाएंगे कि आपके अंदर क्या चेंज आया है, क्या परिवर्तन आया है। और बिल्कुल अंतिम इस बात के साथ मैं अपना कथन समाप्त करूंगा कि कभी पत्रकारिता के मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों के साथ समझौता ना करें। सर आज बड़ी गंभीर विषय पर वैसे तो हम बात कर रहे थे, पत्रकारिता के बदलते दौर, लेकिन मेरी मुस्कान जो थी वो कभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि आप जो एक एक बात कर रहे थे उसे मुझे लग रहा है कि मैं रोज रोज जी रही हूँ, रोज रोज उसे। पिछले 20 साल से मैं भी इस क्षेत्र में हूँ, तो मुझे लग रहा है कि ये सारी बातें मैं रोज रोज जी रही हूँ, महसूस कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करके। और मिस्टर मीडिया, मुझे लगता है कि पत्रकारिता क्षेत्र में आने वाले या जुड़े हुए लोग तो इसे पढ़े ही, लेकिन आम व्यक्ति को भी शायद इसे जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सटीक बातें जो जिंदगी को सुचारू रूप से आगे ले जाए, मूल्यों की बातें इसमें लिखी हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया वीएनएम टीवी से जुड़ने के लिए। धन्यवाद मयूरिका जी। और अगर आप लोग पढ़ते हैं और इसका लाभ उठाते हैं, तो मैं समझूंगा कि आपने सचमुच में पत्रकारिता पर उपकार किया है। जी बहुत बहुत नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया वीएनएम टीवी के सभी दर्शकों का। वैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप सबको जुड़े रहना है, क्योंकि ये सारी बातें हम आपके लिए ही करते हैं। वीएनएम को यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं, हमेशा देखते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार लाइव देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।